श्री हरिवंश जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी, बिहार सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार विधानसभा के चुने गए सभी माननीय सदस्यगण, नए चुने गए, बिहार विधान परिषद के माननीय पार्षदगण, बिहार विधानमंडल के दोनों सचिवालयों के अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और मीडिया के हमारे भाइयों, हमारा नमस्कार। इस बिहार विधानसभा के गरिमामय ऐतिहासिक भवन के प्रेरणास्पद अतीत और इतिहास के बारे में बहुत सुंदर ढंग से माननीय विजय जी ने हमें बताया। और इतिहासकारों का मत है कि इतिहास हमेशा भविष्य बनाने की ताकत देता है, इसलिए उसको हमेशा हम याद रखें। मैं सबसे पहले विधानसभा के निर्वाचित नए सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और भावी सफल कार्यकाल के लिए भी शुभकामनाएं। मैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी का विनम्र आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे यहां उपस्थित होने का मौका दिया। आज उनके नेतृत्व में डिजिटल हाउस का शुभारंभ हुआ। यह बढ़ते बिहार और बढ़ते भारत की झलक है। पिछले 2 दशकों से मैं यहां बैठे हुए सोच रहा था कि किस तरह बिहार ने कहां प्रगति की है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने पूरी दुनिया और देश में एक नई प्रतिबिंब और पहचान बनाई, नई करवट ली। न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और इसका ज्वलंत प्रमाण अभी हमने देखा विधानसभा का आपके पहला बजट चुनावों के बाद। 2005 में बिहार का कुल बजट महज 29,000 करोड़ के लगभग था। आज 2026-27 में बिहार के बजट का आकार 10 गुना बढ़कर 3.47 लाख करोड़ है। ये उल्लेखनीय पहलू है। और इस बजट का सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट एक और है कि 35% इसमें राजस्व खर्च का प्रावधान है और लगभग 65% पूंजीगत खर्च, यानी रेवेन्यू से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 गुना खर्च। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, महिलाओं वंचितों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। बिहार का लक्ष्य 14% ग्रोथ रेट हासिल करना। इस तरह आज बिहार देश का बहुत अग्रणी और विकसित राज्य बनने की ओर है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी की अभिनंदनीय उपस्थिति यहां है। आज कैसे गौरवशाली अपने अतीत और परंपराओं और इतिहास के साथ बिहार नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। माननीय सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में संसद में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। सारी पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की, विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक, सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है, शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। सदन की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने, सदन की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने, हमारी विधायी संस्थाएं चाहे संसद हो या विधानमंडल प्रमाणिक सरकारी दस्तावेजों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोजिटरी हैं। आम बजट या आर्थिक सर्वे जैसे सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल संस्करण संरक्षित रहे। हाल में लखनऊ में आयोजित AIPOC ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में विधायी संस्थाओं की सक्षमता को
मापने के लिए मानक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स तैयार करने पर सहमति बनी। यह बड़ा रिमार्केबल कदम है। कैसे हमारे नागरिक, लोकतंत्र में जनता हमारी विधायी निकायों की कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता को जांचने परखने का काम कर सकती है। एक नया मानक होगा कि लोग अपने विधायकों, सांसदों को कैसे आंक सकते हैं। जनता और उनकी चुनी हुई विधायिका के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही आवश्यक है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से माननीय सदस्य अपनी क्षमताओं का लगातार विकास कर सकते हैं और बड़े समृद्ध ढंग से अपने कामकाज का निष्पादन कर सकते हैं। सदस्य अपने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कामों की नियमित निगरानी भी इस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर डैशबोर्ड विकसित किए जा रहे हैं या करवा सकते हैं। सदन की चर्चाओं में प्रभावी भागीदारी के लिए अब उन्हें बहुत शोध सामग्री कराने के बजाय इन इंस्ट्रूमेंट से, इन नए टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। और बिहार तो इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मूल्यों की विरासत सबसे महत्वपूर्ण है। यह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मिट्टी है। नवचिंतन की उर्वर भूमि, क्रांतिकारी लोकतंत्र की भूमि, स्वाधीन भारत के लोकतांत्रिक संस्कारों को बनाने और संविधान को गढ़ने में बिहार के नेताओं, मनीषी नेताओं का वंदनीय योगदान रहा है। भारत की संविधान सभा के दोनों अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से चुने गए थे। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम, जयपाल सिंह मुंडा, अमियो कुमार बोस, केटी शाह, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, सत्यनारायण सिन्हा जी, श्री कृष्ण सिन्हा जी जैसे महान राजनेताओं ने संविधान के निर्माण में महती योगदान दिया। और आज़ादी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय जीवन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए युवाओं की संपूर्ण क्रांति का आह्वान इसी धरती, इसी पटना से किया, जिसमें बिहार का पार्टिसिपेशन उल्लेखनीय रहा। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसी संपूर्ण क्रांति के सुचितापूर्ण राजनीति के आदर्शों के प्रतिनिधि हैं। बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मनस्वी को मुख्यमंत्री दिया। जब संविधान बन गया, कहाँ से आप सशक्त विधायक बन सकते हैं और विधानसभा कैसे सशक्त हो सकती है, तो मैं याद करना चाहूँगा कि राजेंद्र बाबू ने संविधान बनने के बाद क्या कहा। अब मैं उनको कोट करता हूँ, इफ द पीपल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर इंटीग्रिटी, यानी चुने गए लोग और कैरेक्टर के होंगे, इंटीग्रिटी के होंगे, तो डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा तो उसको सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं किसी चीज पर अगर कमजोर भी दिखाई दिया तो इस चरित्र के लोग संविधान को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, विधायिका को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। वो कहते हैं आगे राजेंद्र बाबू, आफ्टर ऑल ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ मेन हु कंट्रोल इट एंड ऑपरेट इट, एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। आज भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की, प्रतिबद्ध लोगों की, जो देश के प्रति समर्पित हो। ऐसे लोग इस संविधान के सपने को साकार करेंगे। उनके कहने का अर्थ था कि संविधान तो एक निर्जीव मशीन जैसा है, यह उन लोगों के कारण जीवंत बनता है जिन पर इसका दायित्व होता है, तो यह दायित्व तो आपके ऊपर है। और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही बात कही थी, जिसका मैं लंबा कोट करूं तो समय लगेगा, लेकिन आशय था कि जिस दिन लोग निजी हित या पार्टी का हित देश के हित से ऊपर रख देंगे तो फिर देश गुलाम होगा और शायद हमेशा के लिए अपनी आजादी खो दे। यह डॉक्टर आम्बेडकर साहब की चेतावनी या हम सब के लिए एक सबक था। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसी महान बिहार से आदरणीय नीतीश कुमार जी के सौजन्य से राज्यसभा का सदस्य बना 2014 में दिल्ली गया, पुराने संसद भवन को देखा जो आज संविधान सदन है। उसमें अनेक जगहों पर प्राचीन ग्रंथों से हमारे लोक प्रशासन के आदर्श वाक्य और उक्ति उकेरे हुए हैं। बहुत ध्यान से मैं पढ़ता था, उसकी एक बुकलेट भी प्रकाशित है, और विचार करता था कि स्वाधीनता आंदोलन के जिन मनीषियों ने इस विधायी संस्था का गठन किया, इसकी कल्पना की, इसको इफेक्टिव बनाने का सपना देखा, जिसके आज हम सदस्य हैं, उन्होंने इन्हीं प्राचीन हमारे आदर्शों को ध्यान में रखकर लोकतंत्र की रचना की। मैं आपको बताऊं, इतने बड़े देश के 308 चुने हुए सदस्य 2 साल 11 महीने 18 दिन तक 11 सत्रों में वो बैठे। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के संसार के सबसे बड़े संविधान
में 2473 संशोधन भी आए, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। लेकिन पूरी अवधि में यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब ये बैठक हुई, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषाओं के लोग थे और भारत हजारों वर्ष एक बनने जा रहा था, तब पूरी अवधि में एक व्यवधान नहीं हुआ। इसलिए सशक्त विधायिका का अंग बनना है तो व्यवधान से हम नहीं बन सकती। ये पहली सबक हमारे मनीषियों ने दी। राजेंद्र बाबू ने खुद अपने भाषण में सभी सदस्यों का अभिनंदन किया कि किसी भी संशोधन पर मत विभाजन की भी नौबत नहीं आई। ये आधुनिक भारत इस संविधान से निकला। आज विधायी सदनों में भावों में कुंठा और भाषा में कटुता में देखता हूं। विगत सप्ताह संसद में जो कुछ घटा वो न केवल लोकतांत्रिक इतिहास में अभूतपूर्व है। आप सोचिए कि जिस विषय को आपने चर्चा के लिए रखा, सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र, वहां उस वक्त क्या कहा जाता था और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में पंडित जवाहरलाल जी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने क्या कहा? कहा कि अगर संसद के लोग, या उनका आशय था कि विधायी मंडलों के जो सदस्य होते हैं वो अगर स्व अनुशासन से काम नहीं करेंगे तो क्या देश की लोकतंत्र की स्थिति होगी। मैं उनको कोट कर रहा हूं। 56 में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट डज सेट सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। हम देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए मर्यादा और आदर्श वहां से स्थापित करते हैं, मानक बनाते हैं। एज वी बिहेव हियर विथ ईच अदर टुवर्ड्स आवर वर्क टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक, टू सम एक्सटेंट अदर्स विल बिहेव एल्सवेयर। हम यहाँ जैसा कामकाज करते हैं, एक दूसरे के प्रति आचरण करते हैं, वही नीचे भी लोग अपनाएंगे। वेदर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे राज्यों की विधायी संस्थाएं हों या सेल्फ गवर्नेंस यानी पंचायत या अदर इस तरह की चीजें हों देश में जो बढ़ रही हैं, जिनको हमें बढ़ाना है, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करना है, वो यहीं से सीखेंगे। अगर यहीं से फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम गलत डालेंगे तो पंचायतों में क्या असर होगा, गांवों में क्या असर होगा। थोड़ा लंबा कोट है लेकिन जरूर उसको आप ध्यान में रखिएगा। सशक्त विधायक बनने के लिए, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, देयरफॉर ऑन ऑल ऑफ अस रेस्ट दिस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू बिहेव एज वी शुड बिहेव। इसलिए हम कैसे व्यवहार करें, किन मर्यादाओं का पालन करें, ये हम सब में से एक का दायित्व है। बट टू रिमेंबर ऑलवेज दैट ए मिलियन आईज आर अपॉन अस। हम हमेशा याद रखें कि करोड़ों करोड़ निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई है। एंड वी मे डू something that brings the slightest discredit on parliament or set a wrong line before this। अगर छोटी भी गलती कर गए तो क्या असर होगा, ये पंडित जी का कोट है। यानी आज जो हम आचरण करते हैं वो कैसे नीचे पंचायतों तक जाता है। अगर हम अनुकरणीय बने तो पंचायतों तक का नेतृत्व कैसे बेहतर होगा और देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा, ये दायित्व तो हमारा है। हमारे यहाँ महाभारत में बहुत पहले कहा गया है, महाजनो येन गतासो पंथा, समाज में जो लोग आते हैं उनका कैसे अनुकरण करते हैं। अब ये पंक्ति हमारे सामने, और मैं यह बात उस धरती से कह रहा हूं जिसने किस तरह की संसदीय मर्यादाएं बनाई, बिहार। वो मैं 2 घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। पहली, यह लिखा किसने है? श्री एस.के. मुखर्जी, ये चीफ सेक्रेटरी रहे। इनके परिवार के कोई सदस्य या पिताजी ही शायद बिहार विधानमंडल के तब के उसमें ये सदस्य भी होते थे। आदरणीय चौधरी जी को ज़्यादा इसमें याद होगा। उन्होंने लिखा कैसे बिहार देश को रास्ता दिखाता रहा इससे, और क्या मर्यादा होनी चाहिए हमारे विधायकों की या संसदीय काम में लोगों की लगे लोगों की, उसके वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा, एस.के. मुखर्जी ने लिखा है कि देश को आज़ाद हुए कुछ ही माह हुए थे। बिहार विधानसभा के दामोदर घाटी परियोजना पर विरोध हो रहा था बिहार विधानसभा में कि इससे बिहार के गांव डूब जाएंगे और सिंचाई के लिए पानी बंगाल को मिलेगा, बिहार को बिजली का एक हिस्सा ही मिलेगा। वास्तव में ये अपरिहार्य तथ्य थे। वो कह रहे कि ये सही था। मुखर्जी साहब ने कहा कि हो रहा था। उत्तर सिंचाई मंत्री श्री रामचरित्र सिंह जी को देना था, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री, यानी तब राज्य मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, ने स्वयं बहस में हस्तक्षेप किया, आदरणीय श्री बाबू ने, और कहा क्या? श्री कृष्ण झा ने जो कहा वो बिहार की राजनीति के राष्ट्रीय संस्कारों को दिखाता है। कहा, कुछ ही महीने पहले 15 अगस्त 47 को हमने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और भारत के प्रति भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। किसी को यह एहसास नहीं था कि वे इतनी जल्दी भुला दिए जाएंगे। श्री बाबू कह रहे हैं कि यदि बंगाल में बाढ़ सुरक्षा कार्यों से लाखों लोगों को लाभ हुआ जबकि बिहार के कुछ गांव डूब गए,
तो वे लाखों लोग भी उतने ही भारतीय थे जितने बिहार के लोग जिन्होंने अपनी कुछ जमीन खो दी। उन्होंने जोर देकर कहा, क्या भारत में झंडा फहराने के कुछ ही महीनों के भीतर इस तरह की मानसिक बाधाएं खड़ी करना उचित था? दूसरी घटना, 1952 के चुनाव में श्री रामानंद तिवारी जी विधानसभा के लिए चुने गए। सबको याद होगा, आदरणीय रामानंद तिवारी जी क्रांतिकारी व्यक्ति, पुलिस में रहे, अंग्रेजों के शासन में विद्रोह किया। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की धर्मयुग में, तो मेरा सौभाग्य रहा कि उन्हें मिलने और उनको जानने का मौका मिला। तो लिखते हैं श्री मुखर्जी, वो बड़े उस वक्त के आईएएस अधिकारी रहे होंगे। ये भी लिखा है कि एलपी सिंह वगैरह सब जो लीजेंडरी यहाँ से अधिकारी निकले, भारत बाद में देश के गृह सचिव हुए, राज्यपाल बने, वे सब चिंतित थे कि भाई रामानंद तिवारी जी क्या बोलेंगे, पुलिस कर्मियों पर बहस होने वाली है, उनकी मांग पर चर्चा होने वाली है। लिखते हैं वो कि सभी को श्री तिवारी के राजनीतिक स्टैंड पर अनिश्चितता थी, लेकिन श्री तिवारी ने बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरा संयम रखते हुए किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत आक्षेप किए बिना पुलिस से संबंधित बुनियादी मामलों को सदन में पूरी निष्ठा के साथ उठाया। ऐसी महान विरासत के आप उत्तराधिकारी हैं। व्यक्तिगत चीजों से उठकर मैं अनेक घटनाएं आपको गिना सकता हूं, पर इन घटनाओं की पृष्ठभूमि मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से जो भी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं, जो देश के सदन में दिखाई देता है, पंडित नेहरू जी का कोट में अक्सर यह कोट करता हूं कि हम सब कैसे बिहेव करें। उसमें उस प्रसंग में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूल क्या है। रूल ये कहता है, जैसे आप में से कल कोई तय कर ले कि हमको ये दस्तावेज, ये चीज ये रखना ही है विधानसभा में, तो वैसे मान लीजिए नियम है। और ये मैं देश के पहले जो स्पीकर रहे उनसे कोट करता हूं, जीवी मावलंकर जी का द ऑफिस ऑफ स्पीकर एक किताब है, उसका अंश कहते हैं कि स्पीकर की अथॉरिटी इज सुप्रीम इन द हाउस एंड देयर कुड बी नो चैलेंज टू हिज डिसीजंस एंड ऑर्डर्स। In the whole setup of parliamentary democracy, the speaker is the only autocrat. ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये 1956 में पहले स्पीकर साहब का कहा गया शब्द है। Meaning thereby that his exercise of authority requires no previous consultation or concurrence of anybody, and the authority is unchallengeable. लंबा प्रसंग है, पर मैं वो सुनाना नहीं चाहता, जो मकसद हो मैं कहना चाहता हूं। जब ये मामला उठा तो मैं राज्यसभा का अपना सब देखने लगा कि भाई यहां नियम क्या कहता है। अनेक नियम तो हैं ही, अनेक चेयरमैन के डायरेक्शन हैं, रूल्स हैं। किसी चीज को अगर कोई कल आप तय कर लेते हैं कि हमें ये दिखाना है, तो उसके लिए सबसे पहले अनुमति आपको स्पीकर से लेनी है, बिना उसके आप दिखा नहीं सकते। और मैं कम से कम 8-10-58 से लेकर, जिसमें भूपेश गुप्ता का नाम है, जिसमें राजनारायण जी का नाम है, 67 का नाम है, प्रसंग है, फिर 76 का है, फिर 2005 में राज्यसभा श्री जसवंत सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रसंग है। अनेक चीजें मैंने राज्यसभा में पाई कि ये सब लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, दिखाना है, स्पीकर ने तय कर दिया कि इस नियम, इस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। सबने इसका पालन किया। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो मैं खुद महसूस करता हूं कि मेरे सामने अगर ऐसी स्थिति आए, कानून के अनुसार मैं फैसला करूं, पर कोई सदस्य अड़ जाए कि नहीं मैं यही करना चाहता हूं, तो हमें तय करना होगा कि संसद जो 75 वर्षों से, या विधानसभा आपकी जो 75 वर्षों के नियम कानून से चलती रही है, वो चलेगी, एक व्यक्ति के इस तरह के जिद पर चलेगी। ये हमें आज तय करना होगा। हम यहां पहुंच चुके हैं, इसमें हमें निर्णय सोचना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल कि जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो उसे कुछ बाउंड है, कुछ चीजों से। हम संविधान की मर्यादाओं का कैसे पालन करते रहे हैं, मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। 62 के युद्ध के बाद एक एंडरसन कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आज तक कॉन्फिडेंशियल है, जहां तक मेरी जानकारी है। किरण जी को अधिक जानकारी होगी। तब लोग सत्ता के बाहर थे, वो भी कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको दिखा देंगे। कुछ लोगों ने बयान दिया था, पर आज तक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि देश बड़ा है। आज तक हम मर्यादाएं पालन कर रहे हैं, देश बड़ा है और
हमारी विधायिका के, हमारे संसद के जो कानून बने हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, वो बड़े हैं। अगर हम सब मिलकर कैसे आज तक आम सहमति से चलाते रहे हैं, अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। और एक सशक्त विधायक अगर आपको बनना है, प्रभावी विधानसभा हमें बनानी है, तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। और ये गांधी जी भी कहते थे कि स्व अनुशासन से चीज़ें चले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए जब हम अपनी विधायी भूमिका के बारे में सोचें और तय करें। मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि मैं जब सांसद बना तो आमतौर से वेल में जाने, हंगामा करने, कभी भी नीतीश जी ने आज तक नहीं कहा कि जाकर वेल में हंगामा करना है, कुछ करना है। सार्थक बहस करनी है। अंततः दलों के सभी नेताओं को, चाहे पक्ष में हो विपक्ष हो, उनको यह मर्यादा खींचनी पड़ेगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आज यहाँ टेक्नोलॉजी का बड़ा आपने देखा वो उद्घाटन हुआ नए उसका, जिससे टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं फैसिलिटेट होंगी। किस गति से आज दुनिया बदल रही है, उसमें हम सबको एक आम और राष्ट्रीय सहमति बना करके, जो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा था, आगे बढ़ना होगा। ये दौर कौन है? अभी दुनिया के जाने माने फ्यूचरिस्ट हैं रे कुर्जवेल, उन्होंने कहा था 2016 में कि हमने जो 40-45 वर्षों में परिवर्तन देखा है वो पिछले 20,000 वर्षों में नहीं हुए। यह भी कहा कि सारा इवोल्यूशन आप जो देखते हैं, हम पत्थर युग से चले, लेकिन जितने परिवर्तन देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, डेथ ऑफ डिस्टेंस, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरा मुल्क एक परिवार बन चुका है, ग्लोबल विलेज, ये सब पिछले 50-60 वर्षों का खेल है। ये हम सबको इसके साथ लेजिस्लेचर्स को अपना कदम ताल बढ़ाकर चलना होगा। जब हम करें, इस साल के आर्थिक सर्वे में बड़ा महत्वपूर्ण एक तथ्य हमने पढ़ा, अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों में 23 ऐसे विषय चिन्हित किए गए जहां डीरेगुलेशन और नियमों में रैशनलाइजेशन की जरूरत थी। निर्माण से लेकर के अन्य पर्यावरणीय परमिशन, अन्य चीजों में 828 सुधार सुझाए गए थे, जिनमें से राज्यों द्वारा 676% सुधार कर लिए गए हैं। 79% जो बचे हैं 10% पर काम चल रहा है। 119 अभी लागू किए जा सके हैं। इनमें रिकॉर्डों के डिजिटाइजेशन से बड़ी आसान ढंग से काम हो रहे हैं। सरकारी अनुमति की जगह अब सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम चल सकता है। ये सारे सुधार हम सबको मिल करके आगे बढ़ाना है, तभी भारत आर्थिक ताकत बनेगा। और याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, चाणक्य का मूल वाक्य था, आपकी ताकत का मूल है आपका कोष। अगर आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं हैं तो आज के बदलते इस सोशियो इकोनॉमिक वर्ल्ड में अपना वजूद आपको कायम रखने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और 2014 के बाद जिस तेजी से देश प्रगति कर रहा है, हम उसी ओर हैं। ये दौर है जब हम सबको मिलकर साथ आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि समय से कानून बनना चाहिए आज के दौर में, नहीं तो कानून के डिले होने का उसका लंबा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट है। जैसे देश में बेनामी संपत्ति का कानून संसद द्वारा 1988 में पारित हुआ, 2014 तक उसे नोटिफाई नहीं किया गया, अरबों खरबों के घोटाले होते रहे, और जब उसे सुधार कर पीएमएलए कानून लाया गया तो कुछ निहित स्वार्थ उसमें भी ढील दिए जाने के लिए अदालत में चुनौती करते हैं। आखिर 2.5 दशक तक बेनामी कानून क्यों नहीं नोटिफाई हुआ? ऐसी चीज़ों पर आप सब निगाह रखिए अगर हमें इफेक्टिव बनना है तो। अंत में मैं डॉक्टर आम्बेडकर की चेतावनी के साथ जो हम सब के लिए उन्होंने कहा है, अपनी बात खत्म करूँगा। उन्होंने कहा था कि कभी उनके कहने का आशय है कि हम जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो दलों से ऊपर रखें, तभी एक हम महान राष्ट्र का गठन कर सकते हैं। उनके कहने का एसेंस एक लंबा कोट है, वो मैं पढ़ नहीं रहा हूं। अंत में मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा और इस मंच पर बैठे सभी लोगों का, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्य से हमें सुना और इस गौरवशाली कार्यक्रम का, इस ऐतिहासिक बिहार के इस ऐतिहासिक जगह पर सुनने आपने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।